हेलो एवरीवन, वेलकम टू बटेल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम 23 जून के न्यूज़पेपर एनालिसिस को करेंगे। उसमें सबसे पहला आर्टिकल है कि किस तरह से इंडिया का हायर एजुकेशन इम्पैक्ट होगा जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपने कैंपस को खोलेंगी। ओके, इसको समझने के लिए हमें समझना हो कैसे ये सब स्टार्ट हुआ। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर का जब सिनेरियो था, उस समय पब्लिक स्पेंडिंग पूरी तरह से कट हो चुकी थी, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा कम था और फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी आ चुकी थी हायर एजुकेशन में कि उनके पास फंड नहीं थे किस तरह से अपने डे टू डे उन्हें बिजनेस करने हैं यूनिवर्सिटीज़ को। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कैंपस को फॉरेनर्स के लिए ओपन किया, जिससे रेवेन्यू हुआ, जिसने उन यूनिवर्सिटीज़ को फर्दर कंटिन्यू करने में हेल्प की। अगर हम 2023 के डेटा की बात करें तो 22% ऑफ टोटल यूके, केवल यूनाइटेड किंगडम में 22% बच्चे, 24% ऑस्ट्रेलिया में, 30% कनाडा में, बल्कि यूएस में थोड़ी कम है 6% ही। ये सारे के सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ये करंट 2023 के डेटा के हिसाब से देखें। बट हुआ क्या अभी रिसेंटली, ऑस्ट्रेलिया ने एंड कनाडा ने एक कैप लगा दिया कि हम अपनी कंट्री में इतने ही स्टूडेंट वीज़ा देंगे जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए रहेंगे, आ करके हमारी कंट्री में पढ़ सकते हैं। इसका इन्वर्स इम्पैक्ट ये हुआ कि अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए रेवेन्यू, तो अपने रेवेन्यू को इंटैक्ट रखने के लिए उन्होंने और ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और ऑप्शन में उन्होंने अपनी ब्रांच ओपन करना स्टार्ट किया। अब ब्रांच ओपन करने से क्या हुआ, कहीं कहीं सक्सेस भी हुई, कहीं कहीं जो उनका रिएक्शन था वो मिक्स था। जैसे साउथ कोरिया में उतना ज़्यादा रिएक्शन या उतना ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं रहा जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कैंपस को वहाँ पे खोला। तो स्टिल अब करंट सिचुएशन ये है कि ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपने कैंपस को खोलना चाहती हैं। तो देखना ये होगा कि क्या इंडिया भी साउथ कोरिया जैसे या अदर कंट्रीज जैसे यहाँ पे रिएक्शन आएगा कि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, या यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंट रिएक्शन होगा। तो इस वजह से हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर डिफरेंट रिजल्ट हो कैसे सकता है इंडिया में। उसका कारण सबसे पहले ये है कि इंडिया में 40 मिलियन स्टूडेंट बेस है जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रेडी है जाने के लिए। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से दिस थिंग, जो 12th में है 10th में, ऐसे बच्चों की बात हो रही है। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे बच्चे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चले ही जाएंगे, क्योंकि उनकी फैमिली की इनकम उतनी नहीं हो सकती कि वो सारे के सारे चले जाए। बट अगर इनमें कन्वर्जन 1 से 2% भी होगा तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी सक्सेस को डिसाइड करेगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं अपनी इकोनॉमी अगर हमारी ग्रो करेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इनकम भी इंक्रीज होगी, और जब इनकम इंक्रीज होगी तो इससे जो फैमिली एक्सपेंडिचर खर्चा करती है एजुकेशन पे वो भी बढ़ेगा, और जब खर्चा बढ़ेगा तो इससे जितने इंस्टीट्यूशन हैं ये और अच्छी तरह से थ्राइव करेंगे। बट स्टिल इन सब का रिस्पॉन्स अभी 1 से 2 साल बाद पता चलेगा कि किस तरह से इंडियन स्टूडेंट्स इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं, इन फॉरेन इंस्टीट्यूशन को, इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को जो इंडिया में अपने कैंपस को ओपन करेंगे। इसी पे 2017 में ये जो टॉपिक आपको मैंने अभी आर्टिकल डिस्कस किया, ये जीएस पेपर 2 का आर्टिकल था, और एग्जैक्टली इसी पे फ्रेम 2017 में क्वेश्चन आया था मीन्स में, द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया रिक्वायर्स मेजर इंप्रूवमेंट टू मेक इट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, डिस्कस द करंट स्टेटस एंड रिफॉर्म्स नीडेड। अगर आप ध्यान से देखेंगे और थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जब इंडिया में ओपन होंगी तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया में एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा, हमारी मार्केट एडटेक मार्केट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनेगी। ठीक है, तो इस चीज़ से रिलेट करके आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक बार दोबारा आप इस पूरे चीज़ को एक गहराई से सोचिए, ऐसे सोचिए कि किस तरह से अगर एक लेट्स से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या एक्स यूनिवर्सिटी है वो अपना कैंपस आकर के इंडिया में खोलेगी तो इम्पैक्ट क्या होगा, ना केवल इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी होगी, प्लस यहाँ पे जो बाहर से बच्चे भी तो आएंगे ना। अब अगर ऑक्सफोर्ड का एक कैंपस इंडिया में खुला हुआ है और एक साउथ कोरिया के बच्चे को जाना है, लेट्स से यूके जाना है पढ़ने के लिए, तो वहाँ ना जाके वो इंडिया में आ जाए तो इससे क्या होगा, इंडिया में फॉरेन रेमिटेंस बढ़ेगा। रेमिटेंस कहने का मतलब है इंडिया में एक्सपेंडिचर होगा,
और जब एक्सपेंडिचर होगा इंडिया में, फॉरेन लोग करेंगे, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं इंडिया का रेवेन्यू बढ़ेगा, इंडिया के पास इनकम और होगी, और वो प्रोपोर्शनली इंडिया की इकोनॉमी, जो कि इंडिया की जीडीपी है, उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा। बट अभी इट इज़ टू अर्ली टू से कि ये इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बट स्टिल जिस तरह से गवर्नमेंट सीरियस है, गवर्नमेंट ने फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 2023 का रेगुलेशन भी जारी कर दिया है। इवन दो यूजीसी के लिए जो नॉर्म्स हैं वो भी स्पेसिफाई कर दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी एक फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इंडिया में फॉर्म करने के लिए। तो सो फॉर नाउ एवरीथिंग इज पॉजिटिव। लेट्स सी कि 1-2 साल में इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे जीएस पेपर 3 सेक्शन से, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है और आपका इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिस्कशन करता है किस तरह से एंटीबायोटिक्स जो यूज़ होती हैं लाइफ स्टॉक में, कितना उसका इन्वर्स इम्पैक्ट होता है, प्लस एंटीबायोटिक्स की जहां हम लोग किस चीज़ का यूज़ करें जिससे एनिमल जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है वो हमारा उतना ही मेंटेन हो सके। ये आर्टिकल पूरा डिस्कस करेगा इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। और जो रिप्लेसमेंट बताया गया है इस आर्टिकल में, वो बताया गया है एंटीबायोटिक्स की जहां हम इंसेक्ट्स का अगर यूज़ करें एज अ फीड उन एनिमल्स को देने में के लिए, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस होगी। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन जो था उसका बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज है, था नहीं बल्कि है इवन दो। उससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज़्यादा होती है, लैंड और वाटर का बहुत यूज़ होता है, प्लस एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लस ये इतना कंसर्निंग क्यों है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री पूरी दुनिया में जितनी है उसमें हाफ से ज़्यादा में एंटीबायोटिक्स का यूज़ हो रहा है। प्लस इंटेस्टाइन में ट्रेसेस भी मिले हैं एंटीबायोटिक्स के। अब इंटेस्टाइन में अगर ट्रेसेस मिल रहे हैं दैट मीन्स कि जो गट बैक्टीरिया होंगे एनिमल्स के या ह्यूमंस के, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंटीबायोटिक्स से। और इसका रिजल्ट ये होगा कि हमें इम्यून डिसीजेस होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर 2014 की बात करें तो 7 लाख लोग अप्रॉक्सीमेटली मारे गए थे एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस से। और अगर हम इसी डेटा का फॉरवर्डिंग देखें तो 2050 तक अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए 10 मिलियन लोग खतरे में हैं, जो कि बोलते हैं ना जिनकी मोर्टेलिटी हो सकती है 2050 तक। और जैसे करंट सिनेरियो चल रहा है जिसमें एनिमल प्रोटीन की इतनी डिमांड चल रही है, तो कभी भी ये जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है रिड्यूस नहीं होने जा रहा है, ये और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जितना बढ़ेगा एंटीबायोटिक्स का यूज़ भी उतना होगा। और कंसर्निंग चीज़ ये है कि हर एक रीजन के हिसाब से एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है। एग्जाम्पल, केनिया में एक एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, अगर हम वहीं देखें बात करें अगर दूसरी कंट्री की, सूडान की, या हम बात कर लें लेट्स से ऑस्ट्रेलिया की, या हम बात करें लेट्स से इंडिया की, तो हर एक इन चारों में अलग अलग एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ के लोग, ताकि वहाँ के लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। अब जब ये अलग अलग यूज़ कर रहे हैं और इनको अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग हेल्थ क्राइसिस बन जाए इन फ्यूचर टाइम, जिससे कोप अप करने के लिए न केवल इकोनॉमिक ब्रेकडाउन होगा ग्लोबली, बल्कि ह्यूमन मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ओके, तो अभी ये देखते हैं कि किस तरह से इंसेक्ट्स का यूज़ करके हम लाइव स्टॉक में जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ हो सकता है उसको रोक सकते हैं, प्लस बाकी प्रॉब्लम से भी कोप अप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे ब्लैक लोकस्ट हो गया, ग्रास होपर हो गया। अगर ये फीड किए जाएं, लेट्स से एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल, मुर्गी फार्म आप जानते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग। अगर मुर्गियों को जो हम चारा देते हैं, उनको हम जो मुर्गी दाना दे देते हैं, अगर उस पे बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का लोग यूज़ करते हैं ताकि अच्छे से बहुत फास्टली ग्रो कर सकें, इसकी जहाँ पे अगर हम उनको इंसेक्ट्स देंगे तो ये भी कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट बेनिफिट देते हैं। और अगर हम देखा जाए नेचुरल हैबिटेट में, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल की बात करें चाहे टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करें, ये सब इंसेक्ट्स ही खाते हैं। तो अगर उनको हम लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम उनको इंसेक्ट्स ही प्रोवाइड करेंगे खाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके नेचुरल हैबिटेट जैसी चीज़ें हो जाएंगी। और ये इसके पास अगर हम इंसेक्ट्स का यूज़ करते हैं तो इसमें पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा कि ये क्लाइमेट स्मार्ट ऑल्टरनेटिव है, जिससे हमारा जो कन्वेंशनल फीड है जिसमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है
और वो बहुत ही ज़्यादा उसका निगेटिव रेपरकशन होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर इसका यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं जो फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट है, वो बहुत ही ज़्यादा श्रिंक होगा लाइफ स्टॉक फार्मिंग में, ठीक है। और उसका एक और बेनिफिट अगर देखा जाए तो इंसेक्ट्स जो होते हैं अगर उनको हम रेस करेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट में, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट में अगर उन्हें रेस किया जाएगा तो बहुत जल्दी वो बड़े होते हैं, प्लस वो हाई ग्रेड प्रोटीन भी प्रोवाइड करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, अगेन लाइफ स्टॉक फार्मिंग में इसका बेनिफिट होगा। प्लस एक और बहुत बड़ा रीज़न जो इसका बेनिफिट हो सकता है वो ये है, 2050 तक एज पर रिपोर्ट देखा जाए तो देर आर चांसेस कि 70% ऑफ फूड डिमांड बढ़ेगी। अगर फूड डिमांड 70% बढ़ेगी इसका मतलब ये है कि उतने लेवल पे प्रोडक्शन भी होना चाहिए। तो अगर उतने लेवल पे प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगी ये लाइफ स्टॉक फार्मिंग कंपनीज, तो उससे क्या होगा, जैसे आपको कहा कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन की डिमांड भी बढ़ रही है, तो 70% में अगर देखा जाए 30% भी एनिमल बेस्ड प्रोटीन की डिमांड है, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जितनी भी कंपनीज हैं वो बहुत वास्ट स्केल पे एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगी ताकि डिमांड पे सप्लाई कर सकें। तो उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा इन्वर्स हो जाएगा। जो 10 मिलियन मैंने आपको एग्जांपल बताया, 2050 तक लोगों की मोर्टेलिटी होने के चांसेस वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और इसका अभी के लिए एक सस्टेनेबल सोल्यूशन ये है कि हम जो फीड है, लाइफ स्टॉक का फीड है, उसको रिप्लेस करें एंटीबायोटिक्स, जो जो ऐसे फीड जिसमें एंटीबायोटिक्स मिलाया है उसकी जहां हम उसमें इंसेक्ट्स को डाल सकते हैं। इंसेक्ट्स का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कोप अप की जा सकती है। अब इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। Discuss the potential of insect-based livestock feed as a sustainable solution to combat antimicrobial resistance and enhance food security in India. What are the associated challenges in its widespread adoption? ठीक है, अभी क्वेश्चन एग्जैक्टली वहीं से फ्रेम किया है ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्या क्या पोटेंशियल है, ठीक है, इंसेक्ट बेस्ड लाइफ स्टॉक फीड में, कि वो एक सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरह यूज किया जा सकता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस से, एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस से। एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस आपको पहले ही बताया कि अगर किसी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं तो एंटीबायोटिक्स खाते हैं, अगर आप बार बार उस एंटीबायोटिक्स को लेते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और इसके साथ आपकी बॉडी बिल्कुल भी रिएक्ट करना खत्म कर देगी एंटीबायोटिक्स जो आप लेते हो। उसका रिएक्शन ये होगा कि आपको ऑटो इम्यून डिसीजेस होने के खतरे और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन कह रहा है किस तरह से एक सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरह आ सकता है इंसेक्ट बेस्ड लाइफ स्टॉक फीड, और किस तरह से फूड सिक्योरिटी को ये एनहांस कर सकता है, और कौन कौन से चैलेंजेस हैं इन इट्स वाइड स्प्रेड अडॉप्शन। आप खुद सोचिए, क्या इज इट पॉसिबल कि इंडिया में जितने भी पोल्ट्री फार्मिंग है हर जगह इंसेक्ट्स को पहुंचाया जा सकता है? रियलिटीज अभी के लिए नहीं, अभी के लिए ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं जो एकदम रेडी टू गो फूड प्रोवाइड करती हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स मिले होते हैं, या फिर और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो लोकल कंपनीज ऐड कर देती हैं। तो इस चेंज को लाने के लिए कहीं ना कहीं अभी एक इनिश स्टेज पे है। इसको और ज़्यादा इसका अवेयरनेस जब होगी तो लोग इसका अडॉप्शन करेंगे, जिससे ये सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल अपने आप में रखता है, ना केवल क्लाइमेट के लिए बल्कि ओवरऑल ह्यूमंस के लिए, ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल कहता है कि किस तरह से जो अभी ग्लोबल ट्रबल्स चल रहे हैं इन सब के बीच इंडियन इकोनॉमी को कैसे चलाया जा सकता है। ये जीएस पेपर 3 का हिस्से का आर्टिकल है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी करंटली कितने सारे चेंजेस के थ्रू जा रही है, ट्रेड पॉलिसीज हर एक कंट्री की चेंज हो रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, टैरिफ्स कंट्रीज एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा लगा रही हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स हर एक कंट्री अपने से कर ले रहे हैं जिससे यूएन की वैल्यू डिग्रेड हो रही है। अगर लेट्स से ईरान आकर के रशिया से डील कर ले रहा है, वो कह रहा है भैया हमारी आपकी दोनों की डील है, इसमें यूएसए यूएन कुछ नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं इसका एक इनवर्स इम्पैक्ट होगा। तो ओवरऑल वी कैन से अभी करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत अनसर्टेन है। इसमें इंडिया का केस कैसे बनता है? जैसे हमने देखा कि यूएसए ने इंडिया पे टैरिफ को इंक्रीज किया, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का 1/5 ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट यूएस जाता है, ठीक है। तो अगर यही टैरिफ और ज्यादा इंक्रीज होता है
तो इंक्रीज होने से क्या होगा, इंक्रीज होने से ये होगा जो मार्जिन है एक्सपोर्टर्स का वो रिड्यूस हो जाएगा, स्पेशली जो एमएसएमई सेक्टर के हैं जिनके पास अभी उतना ज़्यादा कैपिटल नहीं होता प्रोडक्शन करने के लिए, तो उन पे कहीं ना कहीं एक इन्वर्स इम्पैक्ट होगा। और इंडिया की जो डिपेंडेंस है यूएस पे, ठीक है, जिस तरह से आपका मैरिन, कारपेट, जेम्स, ऑटो पार्ट, ऑटोमोबाइल पार्ट, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया सप्लाई करता है, इवन तो इंपोर्ट भी करता है। तो अगर इस तरह से टैरिफ हाइक हुआ तो ये इंडिया पे कहीं ना कहीं एक इन्वर्स इम्पैक्ट होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, इन सब के बावजूद क्या इंडिया सरवाइव कर सकता है? तो अगर हम इकोनॉमिक एक्सपर्ट की बात करें या उनकी माने तो कहते हैं बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। अभी भी ज़रूरी नहीं है कि अगर यूएसए बहुत ज़्यादा टैरिफ हाई भी कर देगा उसके बावजूद इंडिया पे उस लेवल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा रिजिलियंट है। प्लस अगर इंडिया कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो वो लिमिटेड इम्पैक्ट इसलिए होगा क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सर्विस बेस्ड एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है, ठीक है। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बहुत अच्छे से है, प्लस हमें फॉरेन रेमिटेंस जो हमारे भारतीय हैं जो एनआरआई हैं बाहर रहते हैं उनसे रेमिटेंस हमें अच्छी खासी आती है। तो ये उतने लेवल पे एज अ मैक्रो लेवल पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर माइक्रो लेवल पे बात करें जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके मार्जिन इरोड होंगे, जो इससे मैंने आपको बताया एमएसएमई है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। लेकिन इन सब के बावजूद ये पूरी सिचुएशन इंडिया के सामने एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है कि किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके इंडिया अपने आप को एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बना सकता है ग्लोबल सप्लाई चेन का। क्वेश्चन उठता है कैसे कर सकता है ये, ठीक है। तो रिसेंटली दिस ईयर इंडिया ने यूएसए के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किया, ठीक है। और ये जो एग्रीमेंट हुआ कहीं ना कहीं ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इंडिया के पास। अभी दूसरी कंट्री ने इस तरह से एग्रीमेंट नहीं किया जिस तरह से इंडिया ने किया, तो इंडिया के पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। तो इंडिया को ये करना चाहिए कि वो जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं इंडिया के जो बहुत ही डायनेमिक हैं उनकी पॉलिसीज इतने अच्छे से फ्रेम करनी चाहिए इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में ताकि इन पे टैरिफ जीरो हो जाए और ये इंश्योर किया जाए कि इन फ्यूचर भी इस पे टैरिफ ना बढ़ाया जाए, ठीक है। इस तरह से पूरी की पूरी पॉलिसी को पूरे के पूरे इस एग्रीमेंट को फ्रेम करना चाहिए। पहला तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि हमें ये करना चाहिए कि जो हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रहा है वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड अगर बात करें तो जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है यूके के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें फॉलो करना चाहिए, फॉर्म करना चाहिए, जिससे हमारा जो अल्टरनेटिव रूट हो एक्सपोर्ट का वो हमेशा मेंटेन रहे। ऐसा नहीं है कि हम बस यूएस पे ही डिपेंडेंट हैं, हमारे पास अल्टरनेटिव मार्केट होनी चाहिए जिससे हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। जिस तरह से हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, तो ये सारे एग्रीमेंट कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं कि हमारे पास एक अल्टरनेटिव मार्केट भी है। यूएस इज नॉट द होल सोल थिंग जो हमारे एक्सपोर्ट को, हमारे प्रॉफिट लॉस को डिसाइड करेगा। प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो ज़रूरी है वो है हमें अपनी इंपोर्ट मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करनी होगी, ताकि ऐसा ना हो कि अगर मान लो जैसे सिचुएशन अभी यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने टैरिफ्स बहुत इवन दो 100% से ज़्यादा चाइना पे लगा दिया, तो अब चाइना के एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर नहीं रहे यूएसए को, तो उनके प्रोडक्ट जो हैं बहुत ही ज़्यादा सरप्लस में फैक्ट्री में पड़े हुए हैं। तो अब सरप्लस में पड़े होने की बजाय क्या होंगे, ये लोग चीप, बहुत ही इसको चीप कर देंगे। जो प्रोडक्ट 100 रुपए का है ये लोग कहेंगे भैया हमारा स्टॉक इतना एक्सीड कर चुका है कि इसको 50-50 रुपए में बेचो। तो अगर यही चाइना का एक प्रोडक्ट एक्स है, अगर वो यूएसए नहीं जा पाया 100 रुपए में, तो 50 रुपए में इंडिया भेज देंगे। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया में तो प्रोडक्ट ऑलरेडी 100 रुपए का है, लेकिन अगर वो 50 रुपए में इंडिया में आएगा तो सारे लोग तो 50 वाला लेंगे ना, अगर सेम क्वालिटी का होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं, डोमेस्टिक जो सेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए बहुत ही इन्वर्स इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारी कंट्री एक इम्पोर्ट डंपिंग कंट्री ना बन जाए, कि कोई भी कंट्री जिसके पास प्रोडक्ट सरप्लस है वो अपने सस्ते प्रोडक्ट्स को ला करके हमारे यहाँ डाल दे और प्रॉफिट लेके चला जाए। इससे इकोनॉमिक डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इम्पैक्ट होता है। लोगों को लेगा अब जब 85 रुपये में सामान मिल रहा है, हम क्यों अपना सामान फिर बेचें, फिर छोड़ो कुछ और धंधा देखते हैं। तो यही सेम चीज़ कहीं ना कहीं हुई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब हैंडलूम इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा जो थ्राइव कर रही थी पूरी की पूरी
एकदम ख़राब हो गई, बिकॉज वो लोग ब्रिटेन से मशीनरी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाके इंडिया में सस्ते दामों में बेचने लग गए, तो सारे के सारे जो क्राफ्ट्समैन थे उनका लाइवलीहुड पूरी तरह से छिन गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमें इंश्योर करना होगा कि हमारा पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता रहे, उसका मोमेंटम रुके ना। ठीक है, इससे क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो उतना ही इकोनॉमी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। मान लीजिए आपका एक गांव एक्स है, ठीक है, आपके गांव एक्स से अगर बगल से गवर्नमेंट ने एक रोड बना दी, तो अगर गवर्नमेंट ने एक एनएच नेशनल हाईवे बना दिया, तो नेशनल हाईवे बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्राइवेट एक्टर्स हैं, ठीक है, जो बिजनेसमैन है, वो आकर के यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि उनके पास रोड रहेगी। अब जब यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लोगों के पास पैसा जाएगा। जब लोगों के पास पैसा जाएगा तो वो अपने पैसे का एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चा करेंगे, और जब खर्चा करेंगे तो ये साइकिल एक ऐसे पूरे साइकिल में चलना स्टार्ट हो जाएगी और इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसीलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर को रोड नहीं होता, पब्लिक एक्सपेंडिचर हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, या कोई एक इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट बहुत बड़ा बना दे, तो वो उसके आसपास की जो इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इससे वो लोकल इकोनॉमी किसके द्वारा ड्राइव की जाती है, प्राइवेट एक्टर्स के द्वारा। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस चीज़ को, रियल इस्टेट बूम करता है इन सारी चीज़ों से। ठीक है, और ये एक और एक इसका सोल्यूशन ये है कि जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव गवर्नमेंट देती थी वो उसे और बढ़ाना चाहिए। जितने हियरेबल, वेरेबल या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे अभी तक गवर्नमेंट प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव बहुत ही स्पेसिफिक सेक्टर्स में देती थी, लेकिन अभी जो रिसेंट 2 बजट्स में गवर्नमेंट कह रही है कि अब हम कुछ और सेक्टर्स में भी प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव देंगे, ताकि वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एक मोटिवेशन मिल सके, या उनको एक रीज़न मिल सके, एक ल्यूक्रेटिव ऑफर मिल सके उस चीज़ को प्रोड्यूस करने का। और उसमें यही मैंने हियरेबल, वेरिएबल्स और इंटरनेट ऑफ थिंग, मतलब जो सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन बढ़े, और जब उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करेंगी सारी चीज़ें। तो ये था, पूरे आर्टिकल को मैंने आपको समराइज़ किया बहुत ही डिटेल्ड। अगर इसकी हम जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने उसको बहुत ही क्रिस्टल वे में आपको समझा दिया, जिससे आप ये समझ सकें सबसे पहले कि क्या प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम को कैसे इंडिया एक अपॉर्चुनिटी बना के यूज़ कर सकता है। इन सभी चीज़ों को आप अपने आंसर को फ्रेम करने में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अब ये जीएस पेपर 3 में 2022 में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी इन द करंट ग्लोबल सिनेरियो। ठीक है, और हाउ इज इंडिया प्लेस टू ओवरकम दैट। अब जो आपने अभी आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल से आप इन सब चीज़ों को उठा करके इस आंसर में बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हो। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस, क्या है मेजर चैलेंजेस, जैसे आप देख रहे हैं कि ट्रेड पॉलिसीज, ट्रेड कितना ज़्यादा पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, टैरिफ का जो प्रॉब्लम चल रही है कंट्रीज़ में, बायलैटरल एग्रीमेंट, आप सोचिए, कनेक्ट करिए, किस तरह से आपको चीज़ें बताइए, उन सब चीज़ को एज अ मेजर चैलेंजर पॉइंट्स में बना के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। हाउ इज इंडिया प्लेस टू ओवरकम देम, आप खुद देखो, सोल्यूशन ही तो है। ये क्या है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी एक सोल्यूशन है। हमें और ज़्यादा अच्छे से अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करनी चाहिए, हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ हैं वो और बढ़ाना चाहिए, ताकि ऑल्टरनेटिव मार्केट हमारे लिए तैयार हो। तो ये सब एक कहीं ना कहीं सोल्यूशन है इस चीज़ के लिए। आप इस आर्टिकल का यूज़ करके इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि लास्ट आर्टिकल है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को इसलिए मैंने इसके कुछ टर्म्स हैं जो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 से रिलेवेंस रखता है। सबसे पहले इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब किसी वस्तु या प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं उसमें इन्फ्लेशन होना। ठीक है, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। एक्सपेंशनरी का मतलब होता है जब गवर्नमेंट या आरबीआई आपकी जेब में पैसा डालती है, प्लस करती है। ठीक है, वो ऐसे स्टेप्स ले जिससे आपकी जेब में पैसा आए। ठीक है, बहुत ही एकदम लेमन टर्म में आपको समझा रहा हूं मैं। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट या आरबीआई ऐसे स्टेप्स ले जिससे आपकी जेब से पैसा जाए, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। सिंपल,
ठीक है, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि ये आर्टिकल आपको समझा सकूं। फिर बात करते हैं व्हाट इज फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसीज ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट अपनाती है, जो गवर्नमेंट फ्रेम करती है बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग टैक्सेशन। ठीक है, ये होती है फिस्कल पॉलिसीज। मतलब सिंपल सी भाषा में फिस्कल मतलब फाइनेंशियल पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है, जिससे पैसा हमारी जेब में बढ़ना है या घटना है। जो ऊपर मैंने आपको बताया ना, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, ये इसका हिस्सा है। फिस्कल पॉलिसी में यही लिया जाता है कि पैसा बढ़ाना है या घटाना है। तो पैसा बढ़ाना घटाना कैसे होता है? टैक्सेशन से ही तो होता है ना, कि गवर्नमेंट ने अगर टैक्स बढ़ा दिया तो हमारी जेब में पैसा कम आएगा, गवर्नमेंट ने टैक्स घटा दिया तो हमारी जेब में पैसा ज़्यादा आएगा। अगर टैक्स बढ़ा दिया है, हम बोलेंगे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी फॉलो कर रही है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स घटा दिया तो बोलेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो कर रही है, मतलब हमारी जेब में पैसा और बढ़ रहा है। तो ये एक तरीका होता है समझने का। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसीज आरबीआई जब वही सेम काम करे, कौन सा काम? एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी फॉलो करे। कौन? आरबीआई। तो इसमें आरबीआई अपने टूल्स का यूज करती है। आरबीआई के पास पावर नहीं है कि टैक्स को बढ़ाए घटाए। आरबीआई के पास अपने टूल्स कौन कौन से हैं? वो रेपो रेट का यूज करेगी, बैंक रेट का यूज करेगी, रिवर्स रेपो रेट का यूज करेगी। तो ये सब करने से क्या होगा? इंटरेस्ट कट करेगी या इंटरेस्ट बढ़ाएगी। तो इंटरेस्ट कट करेगी तो कहीं ना कहीं ये हमारी जेब में पैसा बढ़ाएगा। अगर इंटरेस्ट बढ़ाएगी तो इससे हमारी जेब में पैसा कहीं ना कहीं कम होगा। तो ये सारी इंटरकनेक्टेड चीजें। ठीक है, अब समझते हैं इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, आरबीआई ने जो अपने की लैंडिंग रेट्स हैं, ठीक है, उनको कट किया है। लास्ट 2 मीटिंग से देखा गया है। तो अगर आरबीआई ने अपने लैंडिंग रेट्स कम किए हैं, दैट मीन्स आरबीआई एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो कर रही है। ठीक, बट इवन आफ्टर फॉलोइंग एक्सपेंशनरी पॉलिसी, अभी जो रिसेंट डेटा है वो कुछ अलग ही बात कह रहा है। मतलब एक होता है एक्शन, फिर होता है उसका रिएक्शन। ठीक है, एक्शन फिर रिएक्शन। तो आरबीआई ने फॉलो तो किया एक्सपेंशनरी पॉलिसी, तो उसका रिएक्शन ये होना चाहिए कि हमारी जेब में पैसा आना चाहिए, लेकिन रिएक्शन में पैसा नहीं आया। अगर हम एसबीआई की रिपोर्ट से बात करें तो क्रेडिट ग्रोथ फॉल हुई है 9% तक। ठीक है, मैं से नहीं कह रहा हूं, 2 है। क्रेडिट फॉलन टू 9%। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है 5.6% तक, जो कि पहले 5.1% था। तो आरबीआई ने अपनी तरफ से कोशिश की कि हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी का फॉलो करके लोगों की जेब में पैसा डालते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया कहीं ना कहीं। तो हमें ये समझना है कि ये जो मूव है आरबीआई का कैसे इन्वर्सली भी इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि जो फिस्कल पॉलिसी है और जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके चलती हैं। जैसे मैंने कहा, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? वो आरबीआई बनाती है। तो अगर मान लेते हैं कि आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट कट कर दिया, इंटरेस्ट रेट कट कर दिया, इससे क्या हुआ कि लोन और ज़्यादा होंगे, मतलब हमारी जेब में पैसा आना स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने अपनी फिस्कल पॉलिसी में टैक्स रेट को बढ़ा दिया, तो टैक्स रेट बढ़ाने से क्या होगा? जो पैसा आ रहा है वो पैसा जा रहा है। अगर 2 रुपए हमारे पास आए हैं, 2 रुपए टैक्स से चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल बताया। इस वजह से जो फिस्कल पॉलिसी है और जो मॉनेटरी पॉलिसी है, या हम इसको दूसरी भाषा में कहें, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, जो आरबीआई की पॉलिसी है, उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना उसका इम्पैक्ट इनवर्स होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी के रेफरेंस में हम बात करें कि किस तरह से इनवर्स इम्पैक्ट ला सकता है। इनवर्स इम्पैक्ट ये हो सकता है अगर आरबीआई ने ऐसे ही इंटरेस्ट रेट और कट किए। तो इंटरेस्ट रेट तो आरबीआई ये सोच के कट करेगा ना कि भैया पैसा जा रहा है, तो पैसा जब ज़्यादा जाएगा तो लोग लोन और ज़्यादा लेंगे। तो जब लोन और ज़्यादा लोग लेंगे तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इन्वर्स हो सकता है अगर एक 4 ± 1 की रेंज से ज़्यादा चला जाए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सेट स्टैंडर्ड्स हैं। और ये भी कहीं ना कहीं डर है कि कहीं फिस्कल डेफिसिट ना और ज़्यादा बढ़ जाए। जिस तरह से लेट्स से एग्जांपल, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट किया, इंटरेस्ट रेट कट करने से इन्वेस्टमेंट बूस्ट हुआ। इन्वेस्टमेंट बूस्ट अगर प्रॉपरली, अब देखो यहाँ ये चीज़ बहुत ध्यान समझिएगा, अगर इन्वेस्टमेंट बूस्ट नहीं हुआ कट करने से, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कलेक्शन जो होगा टैक्स का वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा।
अब इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। आरबीआई ने लेट्स से इंटरेस्ट रेट कट कर दिया 5% से। अब जब 5% इंटरेस्ट रेट कट किया तो लोगों के पास 5% पैसा ज़्यादा आया, ठीक है। अब आरबीआई ये चाह रही है कि जो 5% एक्स्ट्रा आया है लोगों के पास, इसको वो इन्वेस्ट करें, ठीक है। कहाँ पे? किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो अगर इस 5 रुपए को उन लोगों ने और इन्वेस्ट किया तो फर्दर 1 रुपए जनरेट होगा, तो इससे इकोनॉमी बढ़ेगी। और जो 1 रुपए जब जनरेट होगा उससे कुछ एक लेट्स से कि 0.5 रुपए गवर्नमेंट के पास टैक्स भी जाएगा। लेकिन अगर ये प्रोसेस हुआ ही नहीं, मतलब आरबीआई ने टैक्स रेट कट किया और टैक्स रेट कट करने के बाद यहाँ पे लोगों के पास जो पैसा है उस पैसे से इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स ही नहीं जाएगा। और जब टैक्स नहीं जाएगा तो लोगों ने पैसा रोक लिया, जब रोक लेंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन ही तो बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक साइकिल है, जो कहीं पे थोड़ा सा भी ब्रेक होगी तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस अगर गवर्नमेंट के पास टैक्स में रिडक्शन हो गया तो गवर्नमेंट टैक्स जब रिडक्शन होता है गवर्नमेंट क्या करती है? अपने एक्सपेंडिचर कट करती है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कट कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? सब्सिडीज हो गई गवर्नमेंट की, या फिर जो वल्नरेबल सेक्शन है गवर्नमेंट के, गरीब लोग हैं उनके लिए जो पॉलिसीज में गवर्नमेंट बजट एलोकेट करती है, अगर वो गवर्नमेंट ने कट कर दिए तो कहीं ना कहीं जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उस पर इन्वर्स इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल पूरी तरह से बताता है किस तरह से ये एज जो आरबीआई ने कट किए हैं रेट्स, ये इन्वर्सली भी इस इन्वर्स इम्पैक्ट भी इस चीज का हो सकता है, ठीक है। इन सब में से आपको पूरा नहीं समझना, आपको सिर्फ की पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। कभी आपको कोई प्रॉब्लम दिखानी है, आपको एक्सप्लेन करना है कि इंटरेस्ट रेट कट होने से क्या होता है, तब आप आंसर में फ्रेम कर सकते हो। आप ये चीज को बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हो, कैसे इंटरेस्ट रेट कट होने से इन्वेस्टमेंट बूस्ट होता है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट बूस्ट नहीं होगा तो कैसे रिडक्शन इन टैक्स कलेक्शन हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट कैसे फर्दर हो जाएगा, रेवेन्यू, ये सारी चीजें कोई भी क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं हो इसी पे क्वेश्चन हो, जीएस पेपर 2 में अगर एजुकेशन पे कोई क्वेश्चन आया वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। अब इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। In the context of a general global economic slowdown, analyze the effectiveness of expansionary fiscal and monetary policies in stimulating economic growth in India. Discuss the inherent trade-offs and potential risk associated with such intervention. ठीक है, अगर आप इस आर्टिकल को ध्यान से दोबारा सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है उसमें किस तरह से इंडिया की एक्सपेंशनरी पॉलिसीज जो हैं वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होंगी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक, ये एक पार्ट हो गया। तो आपको क्या बताना है? वही सेम चीज़ जो मैंने आपको पीछे बताया कि किस तरह से वो अपनी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज का यूज़ करके इकोनॉमिक ग्रोथ को कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है? डिस्कस द इनहेरेंट ट्रेड ऑफ्स एंड पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद सच इंटरवेंशन। सेम वही चीज़, क्या क्या डर है? फिस्कल डेफिसिट वाला डर हो गया, इन्वेस्टमेंट बूस्ट ना होने का डर हो गया, और इन्फ्लेशन बढ़ने का डर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटने का डर हो गया। तो ये सारी क्या है? ये सब एक इसके पोटेंशियल रिस्क हैं जो एसोसिएटेड हैं पूरी तरह से, अगर कोई भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी बहुत ही एक एक्सटेंट से ज़्यादा बिना कोऑर्डिनेट किए अगर ली जाती है तो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।